हेलो सीए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि बच्चों आपको मेरा इंट्रोडक्शन एक ऑलरेडी मिल चुका है। मेरा नाम सीए शिलिन शुक्ला है और मैं आपको पेपर 1 आपका जो है दैट इज एडवांस अकाउंटिंग का वो पढ़ाने वाला हूँ, उसका फैकल्टी रहने वाला हूँ। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अब बिल्कुल मेंटली रेडी होंगे हमारी पढ़ाई के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, होपफुली आप भी एक्साइटेड होंगे और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस में, लाइव सेशंस में भी मुलाकात होगी। आज की ये जो वीडियो है बच्चों, ये आपका जो पेपर 1 है एडवांस अकाउंट्स का, इसकी KYP वीडियो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KYP? जैसे आप बैंक में अपना मान लो नया अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपसे बैंक वाले KYC मांगते हैं। KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। ऐसे ही यहाँ पे हम अपने पेपर की KYP करने वाले हैं। KYP का मतलब क्या होता है? नो योर पेपर। तो नो योर पेपर का क्या मतलब है? यहाँ पे हम इस पेपर के बारे में पूरा समझेंगे कि आपका ये जो पेपर है अकाउंट्स का, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से आपका जो स्टडी मटेरियल है इसमें दिया गया है बाय द इंस्टीट्यूट, जिससे हमें पूरी पढ़ाई भी करनी है। और इसके अलावा वेटेज समझेंगे कि भाई किस बुक की या किस पार्ट की किस तरह की क्या वेटेज रहती है हमारे एग्जाम में। एंड एग्जाम का पेपर पैटर्न भी समझेंगे। और पेपर पैटर्न समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं आपको एक ICAI का ही प्रॉपर एक फुल मॉडल पेपर दिखाऊंगा। इससे बच्चों आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कैसे अपने पेपर की, अपने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। जब तक ये चीज क्लियर ना हो कि भाई किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, किस हिसाब से पढ़नी है, जब तक ये ना पता हो तब तक आप प्रॉपर क्वालिटी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों मेरे साथ पूरा एंड तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में आपको इस पेपर के बारे में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब हम अपनी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको उस पढ़ाई में मेरे साथ पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए अपने साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी है। ठीक है जी, चलिए जी फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आप अपनी अकाउंट्स के लिए एक मोटा रजिस्टर जरूर बना लेना। प्रेफरेबली एक वो स्पाइरल रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स के बारे में ये तो पता ही है कि इसमें हमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स वगैरह बना के अपने आंसर सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक रजिस्टर चाहिए होगा। तो जो भी रजिस्टर आपके पास अभी के लिए आपके पास है, उसके फर्स्ट पेज पे आ जाना है। कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा साफ साफ ढंग से, तो उसको आप मेरे साथ बस नोट भी करते रहना, ताकि उसको आप बाद में जब भी चाहो रेफर कर पाओ। क्योंकि जब तक आप आगे पढ़ोगे, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा भूल जाओ कि हमने पेपर के बारे में क्या क्या बातें करी थी। तो आप उस केस में रादर देन कि बार बार इस वीडियो को देखने की जगह आप अपने उस पेज को रेफर कर पाओगे जब भी आपको कुछ क्लैरिटी की जरूरत होगी तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं आपका पूरा इस पेपर का सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है आपके पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स का। ये पूरा एक 100 मार्क्स का पेपर है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और वो भी ये ग्रुप 1 में फर्स्ट ही पेपर है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इंटर का कोर्स है 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 3 पेपर्स इन ईच ऑफ द ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर नंबर 1 होता है एडवांस अकाउंट्स। पूरे 100 मार्क्स का 3 घंटे का ये पेपर रहता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस, कि इसमें क्या सिलेबस है और किस तरह से आपका जो स्टडी मटेरियल है वो दिया गया है अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, फर्स्ट थिंग जो पूरे आपका पेपर का सिलेबस है, मैं क्या करता हूं, इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो आप कह सकते हो कि आपका पूरा जो पेपर है, उसका जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, इसको मैं नाम दे देता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने आपसे मुलाकात करी थी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा अकाउंट्स का जो ये पेपर है इंटर लेवल पे, अब इस टाइम पे पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड हो गया है। यानी इंटर लेवल पे आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस क्या है? AS है।
अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं आपके सिलेबस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पे है, यानी AS 1 से लेके AS नंबर 29। तो आपको पता होगा AS की नंबरिंग होती है, हर AS नंबर एक पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग एस्पेक्ट को डील करता है। तो AS 1 से लेके AS 29 तक आपके सारे के सारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिलेबस के अंदर है। अब आप बोलोगे सर AS 1 से 29, तो सर हमारी गिनती में तो 29 आ रहा है, तो आप 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बोल रहे हो? तो ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं बच्चों। AS 1 से 29 में 2 AS आज के टाइम पे डिलीटेड है, तो जब वो डिलीटेड है तो ऑफकोर्स वो पढ़ने ही नहीं। एक है आपका AS 6 और एक है आपका AS 8। तो दीज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिलीटेड। तो ये आपके सिलेबस में ऑफ कोर्स नहीं है, इसलिए इवन तो है तो AS 1 से 29, बट काउंटिंग में बिकॉज 2 AS डिलीटेड है तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं वो 27 बनते हैं। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंस जो मैं जिसको देता हूं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के अंदर। फिर सेकेंड जो पार्ट है इसके अंदर, सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो मैं सेकेंड कैटेगरी बनाता हूं सिलेबस के अंदर, वो है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कुछ भी बोल सकते हो। बचपन में बेसिकली आप कंपनी अकाउंट्स बोलते थे क्लास 12th में फाउंडेशन पे। अब थोड़े बड़े हो गए हम लोग तो कंपनी अकाउंट्स थोड़ा बच्चों जैसा लगता है, तो अब उसी को हम थोड़ा सा और अच्छा नाम दे देते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। तो फर्स्ट टॉपिक जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आता है दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। टेक्निकली बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं, बट वैसे बाय बैक ऑफ शेयर्स है। ऑब्वियसली अकाउंटिंग सीखनी है, हर चीज की अकाउंटिंग है, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट आपका है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। देखो कॉर्पोरेट वर्ड जब भी यूज होता है ना, कॉर्पोरेट मींस कंपनी ओनली, तो इसलिए हम यहां पे कंपनी की सारी अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो यहां पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना सीखोगे कंपनीज का, जैसे आप अपने क्लास 11th में या इवन CA फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया करते थे, सोल प्रोप्राइटर के बनाया करते थे क्योंकि आप छोटे बच्चे थे, लेकिन आप पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पूरी बनाते थे एंड तक, और पूरी बैलेंस शीट आप मैच करके दिखाया करते थे। वही काम करना है, मतलब फाइनल अकाउंट्स ही बनाने हैं, लेकिन अब आप क्योंकि बड़े हो गए हो, अब वो प्रोप्राइटर्स के नहीं बनाने, वो बच्चों वाला काम हो गया। अब आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है? और आपने सुना होगा, आई एम क्वाइट श्योर आपको भली बात ये बात पता होगी कि कंपनीज की जब बैलेंस शीट वगैरह बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं। तो ऑब्वियसली आपको शेड्यूल 3 को फॉलो करके पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है यहां पे। ठीक है? इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही एक पार्ट आता है, लेकिन मैं फिर भी इसको अलग से लिख देता हूं क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक होता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी अब कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाओगे। हालांकि वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निकली बनता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है, लेकिन ये एक सेपरेट कह सकते हो, आपका अलग ही टॉपिक होता है। अगेन जैसे 12th क्लास में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा अलग से बनाना सीखते थे, यहां पे आप प्रॉपर इन डेप्थ वे में विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी डिलीशन पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखोगे। ये आपका अगला पार्ट हो गया। फिर फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट जो आपका है, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। एक हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? देखो अभी चैप्टर के खाली नाम बता रहा हूं, टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, अंदर का आपको बिल्कुल नहीं सोचना अरे ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये तो भी पढ़ना है ना हमको आगे, अभी थोड़ी ना सब एक दिन में पढ़ लोगे, ये तो धीरे धीरे करके हमें पढ़ना है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स बता रहा हूं। तो इसीलिए एक टॉपिक आपका होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक टॉपिक होता है आपका अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंपनीज कभी कभी अपनी इंटरनली अपने कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह को कुछ रीस्ट्रक्चर कर देती है। अब वही सीखने वाली बात है कि क्यों करती है, कैसे करती है, और करती है जब तो उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है, यही आपको सीखना है।
इसी प्रकार से अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दो कंपनीज मिलके कभी कभी ज्वाइन करके अमेलगमेट हो जाती है, एक बन जाती है, मर्ज कर जाती है, तो उस केस में फिर कैसे अकाउंटिंग होती है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार सुना होगा। तो वो सब हम सीखेंगे कि जो इस तरह की अमेलगमेशंस होती है या टेक ओवर होता है या जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, तो फिर दोनों कंपनीज या जो भी सारी कंपनीज इन्वॉल्व है वो अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करती है, क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, ये आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको करना है। तो टोटल अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपके 5 टॉपिक्स बन गए, सब अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। आई होप दिस इज क्लियर। और जो बच्चों लास्ट कैटेगरी है आपके सिलेबस की या लास्ट पार्ट कह सकते हो, वो ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही हटके मिसलिनियस टॉपिक है जो इकलौता है आपके सिलेबस के अंदर, इसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है ना, ये अलग ही टॉपिक है, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले तो आपके जो पुराने सिलेबस में इस तरह के कई मिसलिनियस टॉपिक्स भी हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे अब जो आपका सिलेबस है उसमें एक ही मिसलिनियस टॉपिक है, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये तीनों अगर आप जोड़ लोगे तो पूरा आपका 100 मार्क्स का एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस हो जाता है। अब इसके अंदर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आपको अभी से ही समझनी है, अभी से ही मेंटली समझ लोगे बातों को, तो जब पढ़ाई करेंगे तो आपको वो अटपटी नहीं लगेगी, अजीब नहीं लगेगी। मैंने बोला इवन दो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको मैंने अलग कैटेगरी में रखा है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके यहां पे भी कवर होते हैं, मतलब वो यहां पे भी अलग से इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इवन दो आपके है तो अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन उसका कुछ पार्ट या कोई कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप चल के इन बाकी दो कैटेगरीज के अंदर मर्ज हो जाता है। मतलब कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने, खाली टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको साथ में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि वो आपने थोड़ा सुना होगा, आपने बचपन में सुना होगा, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से बनता है। तो इवन दो AS3 आपका अलग से टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, बट क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से पढ़ रहे हो मेजर टॉपिक के फॉर्म में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वो AS3 आपका यहां पे भी चल के आ जाता है। यानी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको साथ साथ AS3 वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि एक साथ ये पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद AS आपको पढ़ना है। ऐसी एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने 5th टॉपिक में आपको यहां पे बता रखा है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, इसके अंदर जो AS चलता है दैट इज AS14। इसी तरह से मैंने आपको जो ब्रांच अकाउंटिंग बताया, इसमें एक फॉरेन ब्रांच के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी का फॉरेन कंट्री में कोई ब्रांच ओपन कर रखा है और वो फॉरेन ब्रांच जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें साथ साथ AS11 पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से अभी ये याद नहीं करने बोल रहा आपको, ये मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आपका सिलेबस बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द की फोकस ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से पढ़ाई करनी है। होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये आप मेरे साथ साथ लिखते भी रहना, नहीं लिख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बाद में वीडियो को आप पीछे करके वापस से लिख सकते हो। चलो, तो होपफुली फर्स्ट पार्ट तो हमें क्लियर हो गया कि सर हमारा सिलेबस कैसे यहां पे बना हुआ है। इसके बाद वंस आपको सिलेबस समझ में आ गया, अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कि ये जो सिलेबस है या जो आपकी ओवरऑल पढ़ाई है उसके लिए आपको क्या स्टडी मटेरियल किस तरह से स्ट्रक्चर करके दी गई है। क्योंकि ध्यान रखना, जब पढ़ाई करेंगे तो हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ होगा ICAI के स्टडी मटेरियल पे, क्योंकि एग्जाम जो बनेगा, ICAI जो पेपर बनाएगा वो अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही बनाएगा। ठीक है ना, तो जब ICAI ने अपना खुद का स्टडी मटेरियल दिया हुआ है तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं इवन जो आपको जो भी नोट्स वगैरह से पढ़ाऊंगा या जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा सब ICAI स्टडी मटेरियल पे ही बेस्ड होगा। समझ आ रहा है ना। तो अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो अब थोड़ा यहां पे आपका स्टडी मटेरियल बड़ा हो गया। जब सिलेबस इतना बड़ा हो गया, आप थोड़े एडवांस लेवल पे आ गए, आपके पेपर का नाम ही है एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो ऑब्वियसली आपका स्टडी मटेरियल बड़ा हो गया।
तो आप में से जो बच्चे सीए फाउंडेशन से यहाँ पे इंटर में आए हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री से भी आते हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन पढ़ाई करके फिर इंटर पे अब आप आ जाए हो, तो उनको पता होगा सीए फाउंडेशन में भी आपको जो अकाउंट्स का पहला ही पेपर होता था, उसमें स्टडी मटेरियल जो थी, जो आईसीएआई ने दे रखी थी, वो टोटल 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखी थी। अब लेकिन क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो, अब थोड़ा आपका लेवल इंक्रीज हो गया है, तो अब आपकी टोटल 2 से 3 मॉड्यूल्स हो गई हैं। दैट मीन्स अब आपका जो स्टडी मटेरियल है वो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो अब मैं इन मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको आइडिया दूंगा। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। तो अब मैं आपको यह भी आइडिया दूंगा कि इन मॉड्यूल्स में क्या क्या है, इस अपने सिलेबस के स्ट्रक्चर को रेफर करते हुए, ठीक है ना। तो मैं इसमें से रेफरेंस दूंगा कि आपके किस मॉड्यूल में क्या है, और फिर एक रफ आइडिया भी दूंगा कि कौन से मॉड्यूल की लगभग कितनी वेटेज है, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो अब देखो, आईसीएआई ने ऑफिशियली बिल्कुल भी बताया नहीं है कि किस मॉड्यूल की क्या वेटेज है। जैसे आप छोटे बच्चे 12वीं में जब हुआ करते थे, तब भी 3 बुक्स पढ़ते थे, आपके स्कूलों में 3 बुक्स पढ़ाई जाती थी। तो छोटे बच्चे थे तो आपका जो बोर्ड होता था वो बताता था कि किस बुक की एग्जैक्ट कितनी वेटेज होगी। बुक 1 की 36 मार्क्स होगी, बुक 2 की 24 मार्क्स होगी, बुक 3 की 20 मार्क्स होगी। अब ऐसा नहीं है, यहां पे आईसीएआई ने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके दिया आपका मटेरियल। उन्होंने ऑफिशियली बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया है, ना ही बताया है कि किस मॉड्यूल की कितनी वेटेज होगी। फिर भी क्योंकि मेरे को आइडिया है पेपर पैटर्न का कि किस तरह से पेपर आता है, तो बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम पेपर्स एक रफ आइडिया मैं आपको दूंगा कि किस मॉड्यूल का कितनी कितनी वेटेज होगी और कौन सा मॉड्यूल अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि मॉड्यूल 1, 2, 3 के अंदर है क्या। तो अगर मैं मॉड्यूल 1 और 2 की बात करूं बच्चों, तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। एज आई सेड, मैंने आपका सिलेबस में बोला था कि पहला पार्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, जिसमें आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो जो आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना बच्चों, वो आपके मॉड्यूल 1 और 2 में मिला के कवर्ड है, राइट। और जो आपका मॉड्यूल 3 है, उसमें रिमेनिंग 2 जो चीजें रह गई, एक आपका होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और दूसरा जो आपका है, जो मैंने अलग से एक मिसलिनियस टॉपिक आपको बता रखा है, दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये जो रिमेनिंग आपके ये 2 पार्ट्स हैं, वो मॉड्यूल नंबर 3 में कवर्ड है। तो एज आई सेड, मैं यहां पे भी चाहे तो लिख सकता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके मॉड्यूल 1 एंड 2 के अंदर कवर्ड है। तो मॉड्यूल 1 और 2 में पूरा का पूरा सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कुछ भी नहीं है। और आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग, रिमेनिंग जो 2 ये कैटेगरीज हैं, पार्ट्स है, ये आपके मॉड्यूल 3 में है। समझ में आ गई बात? आपको क्लियर हो गई होगी। तो सिलेबस क्या है, कैसे डिवाइड किया हुआ है, और वो जो सिलेबस डिवाइड किया हुआ है वो आपके मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में कैसे डिवाइडेड है, ये आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब मैंने आपको मॉड्यूल्स के ये भी बताए थे कि वेटेज क्या होगी, तो ध्यान से एक बात सुन लेना मेरी। मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा, कोई भी टीचर आपको रफ आइडिया ही दे पाएगा कि रफली की कितनी मार्क्स की वेटेज रहेगी आपके पेपर में, क्योंकि आईसीएआई ने खुद ही फिक्स नहीं कर रखा है कि किससे वो कितने मार्क्स का पूछेंगे। बट एक रफ आइडिया कि बेस्ड ऑन कि पास जो पेपर हुए उसमें क्या वेटेज रही है, उस हिसाब से हम एक आइडिया लेंगे कि किस बुक का, किस मॉड्यूल का क्या आपकी वेटेज है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना आपकी आउट ऑफ दीज 3 मॉड्यूल्स, वो है मॉड्यूल नंबर 3 की, सबसे ज्यादा वेटेज है। मतलब कुछ बच्चे जो ऐसे माइंडसेट से पढ़ते हैं, आप लोग नहीं हो ऐसे, मुझे मालूम है, ना ही आपको होना है, बट कुछ बच्चे जो ऐसे माइंडसेट से पढ़ते हैं कि नहीं भाई हमें तो बस पास होना है, हमें और कुछ बड़े बड़े झंडे तो गाड़ने नहीं, वो सिर्फ मेनली मॉड्यूल 3 पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इसी से अकेले मोटा मोटा मॉड्यूल 3 की आपकी 40 to 50 मार्क्स की वेटेज रहती है। यस, 40 to 50 मार्क्स की आपकी वेटेज रहती है। 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे ऑब्वियसली, बट मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कि 40 to 50 मार्क्स की वेटेज मॉड्यूल 3 की रहती है। तो आप कह सकते हो लगभग आधी वेटेज तो आपकी अकेली मॉड्यूल 3 में है।
ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा कैसे हो गया कि मॉड्यूल 3 की इतनी ज्यादा वेटेज हो गई, इवन दो आपने सर बोला कि आपका सिलेबस पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो मॉड्यूल 1 और 2 में है, तो मॉड्यूल 3 में इतनी वेटेज कैसे हो गई ये आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम पेपर पैटर्न सीखेंगे, जब पेपर पैटर्न समझेंगे उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये इसलिए मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, सबसे ज्यादा आपको मेहनत, सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा, ये सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है मॉड्यूल 3 को देना है क्योंकि इसकी ज्यादा वेटेज है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस अगर मैं बोलूंगा इसको फर्स्ट नंबर पे मैं इसको रखूंगा। सेकेंड नंबर पे मैं जो इंपॉर्टेंस रखूंगा वो रखूंगा मॉड्यूल 2 को, क्योंकि जो सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है वो मॉड्यूल नंबर 2 की है। अगेन रफ आइडिया ले रहे हैं बच्चों, ऑब्वियसली 20 to 30 मार्क्स की लगभग आप मान लो मॉड्यूल 2 की आपकी वेटेज होगी। मॉड्यूल 2 की लगभग 20 to 30 मार्क्स की आप रफली आइडिया ले सकते हो वेटेज होगी। और सबसे कम इंपॉर्टेंस फर्स्ट मॉड्यूल की है, सबसे कम इंपॉर्टेंस फर्स्ट मॉड्यूल की है, तो इसकी आप लगभग मतलब अगेन 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे 10 to 20 मार्क्स मान लो कि अराउंड इसकी वेटेज है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल 1 और 2 की आप कह सकते हो मिला के मतलब 50 मार्क्स, 50% मॉड्यूल 1 और 2 है, 50% मॉड्यूल 3 है, ऐसा आप मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसकी वेटेज है। सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है किस मॉड्यूल में करनी है, मॉड्यूल 3। तो इसीलिए हम जो अपनी पढ़ाई भी शुरू करेंगे ना बच्चों, मैं आपकी पढ़ाई शुरू करवाऊंगा मॉड्यूल 3 से, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग भी वही है मॉड्यूल 3, सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी की है, सबसे ज्यादा समय भी उसी में लगता है और सबसे ज्यादा आपको मेहनत भी उसी में करनी पड़ेगी मॉड्यूल 3 में। क्लियर हो गया, ठीक है ना। दिस इज ऑल टुगेदर ओके, क्लियर है हमें। चलो तो पहले तो बच्चों सिलेबस आपका क्या है, कैसे आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ना है, क्या आपको गिवन है आपके स्टडी मटेरियल में, ये क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी अगर क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के फिर उसको अलग से अपने जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके क्वेरीज को आंसर कर लूंगा, ठीक है। चलो तो सर सिलेबस तो हमको अच्छे से समझ में आ गया होपफुली कि हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़नी है, क्या हमारा मटेरियल है। सारी पढ़ाई बेस्ड ऑन आईसीएसई मटेरियल है। अब जरा थोड़ा हमको सर ये समझा दो कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि बच्चों यहां पे जो एग्जाम का पैटर्न है सीए फाउंडेशन से बिल्कुल चेंज हो जाता है। जमीन और आसमान का मैं कह सकता हूं डिफरेंस है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। आपका पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है, मैं नीचे लिखता हूं इसको इस तरह से, आपका पूरा ये 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसका सिलेबस का ये 100 मार्क्स का कैसा पेपर में पैटर्न रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स जो पेपर है, कह सकते हो पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी मैंने आपको वादा किया हुआ है, मैं आपको एक मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा आईसीआई का, सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए। ऑब्वियसली कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना, उसके अंदर की कोई डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि अभी हमें कुछ आता ही नहीं, तो पेपर क्या घंटा सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। बट यस पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो बच्चों एमसीक्यू है। यस, दिस इज द मेजर डिफरेंस जो आपका फाउंडेशन से इंटर में आ जाता है, क्योंकि फाउंडेशन में जो अकाउंट्स का पेपर होता था उसमें 0 एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू नहीं होता था। लेकिन यहां पे आपका इंटर में जो पेपर है उसमें ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यू की कोई हल्की फुल्की वेटेज नहीं है बच्चों, ये पूरी आउट ऑफ 100 मार्क्स 30 मार्क्स की वेटेज है। और जो आपका पार्ट 2 है, ये बेसिकली कह सकते हो ये आपका जो फेमिलियर सब्जेक्टिव अकाउंट्स का पेपर होता है वो है, तो इसको हम सब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, जो रिमेनिंग 70 मार्क्स का है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा या जो भी क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें 2 पार्ट्स मिलेंगे। पार्ट 1 30 मार्क्स का होगा विच विल बी एमसीक्यूज, एंड पार्ट 2 होगा 70 मार्क्स का। ये पूरा आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब जरा मैं एमसीक्यू की पहले ज्यादा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। आपने आज तक किसी भी लेवल में अकाउंट्स पढ़ा होगा, उसमें कभी अकाउंट्स के एमसीक्यूज नहीं करे होंगे। हाँ, वो अलग बात है, जिन बच्चों ने मान लो सीयूईटी फॉर एग्जांपल दिया होगा, वो उन बच्चों ने ऑफकोर्स अकाउंट्स के एमसीक्यूज भी पूरे करे होंगे। बट आपका इस तरह से जो एमसीक्यू है वो क्लास 12th में हुआ करता था, क्लास 12th में हुआ करता था एमसीक्यू आपका। लेकिन
जब आप सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़े हो तो वहां कोई एमसीक्यू नहीं था, लेकिन इंटर में आके आपका एमसीक्यू आ जाता है 30 मार्क्स का। अब ये एमसीक्यू कैसे डिवाइडेड है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर हमारे एमसीक्यूज में 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होगी, यानी हर एमसीक्यू 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर के एमसीक्यू है। तो देयर विल बी टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स ईच। इस तरह से आपका 30 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू होगा। अब इन 30 मार्क्स के एमसीक्यू में भी मैं आपको फर्दर बताता हूं, इस एमसीक्यू में भी 2 कैटेगरी है, इस एमसीक्यू में भी 2 कैटेगरी है। एक आपका पूरा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, आपके एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और एक आपके जनरल एमसीक्यूज होंगे। केस स्टडी एमसीक्यूज की वेटेज अब पता है कितनी है, अब आपके होश उड़ जाएंगे। केस स्टडी एमसीक्यूज जहां पे आपकी प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग होगी, मतलब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वेटेज आउट ऑफ 30 मार्क्स जो है अराउंड 24 मार्क्स की होगी। दैट मीन्स यू कैन से कि जो 12 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के वो केस स्टडी एमसीक्यूज के अंदर होंगे, और जो बाकी जनरल एमसीक्यूज होंगी इसकी आपकी अराउंड 6 मार्क्स की वेटेज होगी। जनरल मतलब समझ सकते हो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन जिसमें मोर और लेस आपको ऐसा कुछ सॉल्व भी नहीं करना होगा, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसकी वेटेज सिर्फ 6 मार्क्स की होगी, यानी 6 मार्क्स मतलब आप समझ सकते हो अराउंड 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो 24 मार्क्स की वेटेज होगी वो केस स्टडी एमसीक्यू की होगी। हालांकि उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ाई कर लोगे, मेरे साथ प्रॉपर्ली स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करोगे तो ये केस स्टडी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी जानता हूं, मैं आपको ये भी बता सकता हूं क्योंकि मैंने पूरी स्टडी कर रखी है कि आईसीआई ने कुछ नहीं कर रखा। जो कई सारे पहले नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे ना, जिसमें बड़े बड़े की कहानी बना दी, फलाना फलाना ये वो, और उसमें प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया, उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर जगह उन्होंने एमसीक्यू के केस स्टडीज में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने की जगह सॉल्व करके बस एमसीक्यू के आंसर्स लिखने, सही ऑप्शंस बताने हैं, ये बात है, ठीक है ना। और फिर अब अगर मैं पार्ट 2 में आ जाऊं तो पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। अभी मैं आपको पैटर्न, आपका पूरा मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा। ये जो 70 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें क्या चक्कर है, इसमें देखना, ध्यान से देखना, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा। यानी लगभग जैसे आपका ये मतलब मोटा मोटा जैसे फाउंडेशन में भी पैटर्न रहता था, अगर उसमें भी आपको याद होगा कि उसमें भी ऐसे 6 क्वेश्चन होते थे, है ना। उसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता था और रिमेनिंग में से आपको एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता था। तो वैसे ही यहां पे है कि 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा और रिमेनिंग में से आपको कह सकते हो कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बस अब यहां पे जो फर्क है, यहां पे हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 14 मार्क्स की होगी, हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की होगी। तो 14 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अकॉर्डिंगली आपका इस तरह से 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चन हैं आपके सब्जेक्टिव वाले 1 से लेके 6, कुछ क्वेश्चंस में सब पार्ट्स होंगे ए बी सी करके अलग अलग नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्ट 5 नंबर का हो गया, दूसरा पार्ट 5 नंबर का हो गया, तीसरा पार्ट 4 नंबर का हो गया। लेकिन कुछ टॉपिक से बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे 14 मार्क्स के आते हैं, मतलब इकलौता एक क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा जो 14 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच रहेगा, जैसा अभी मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। बट इसी कारण से बच्चों, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों मॉड्यूल 3 की वेटेज ज्यादा है, अब उसका रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि मॉड्यूल 3 से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज्यादातर कह रहा हूं मैं, सारे नहीं कह रहा, बट ज्यादातर क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं,
इसमें क्या है कि बड़ा क्वेश्चन आपका, जैसे फाउंडेशन में भी जब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता था तो जो बड़ा प्रॉपर पूरा क्वेश्चन होता था वो 10 नंबर 15 नंबर बड़ा मतलब क्वेश्चन होता था। ऐसे ही है कि आपको अगर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तो एक बड़ा क्वेश्चन होगा। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस मॉड्यूल 3 के अंदर से आते हैं वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, पूरे 14 नंबर वाले। इस कारण से उनकी वेटेज बढ़ जाती है और इस वजह से उसके स्कोरिंग भी हो जाते हैं। इस वजह से वो स्कोरिंग भी हो जाते हैं। इस मॉड्यूल 3 के बड़े क्वेश्चन से आप अच्छे मार्क्स स्कोर एक्चुअली कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। द पॉइंट इज क्लियर? यस सर। तो एक बार मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको जल्दी से, बिफोर हम अपनी वीडियो को एंड करें, ज्यादा खींचेंगे नहीं, मैं जल्दी से आपको जो मैंने आपको सारा पैटर्न अभी समझाया वो एक मॉडल टेस्ट पेपर में दिखा रहा हूं। तो ये मैंने आईसीआई का एक मॉडल टेस्ट पेपर खोला हुआ है। ये जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो बैठ के इसको बाद में सॉल्व भी कर सकते हो। इससे हम सिर्फ पूरा बस पैटर्न देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा आपका। तो देख सकते हो 3 नंबर का आपका 3 घंटे का पेपर है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। जो सारी मैंने आपको बात बताई ना, देखो अब वही इंस्ट्रक्शंस में वही आपको पूरे पेपर में दिखेगी कि भाई पूरा पेपर पार्ट 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आपका बेसिकली एमसीक्यू है, ये कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। और पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, ये 70 मार्क्स का है। तो देखो 40 जो आपका पार्ट 1 है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, वो सबसे पहले यहां पे दे रखा है पार्ट 1, ये 30 मार्क्स का है। पार्ट 1 पूरा कंपलसरी है, ऑब्वियसली एमसीक्यूज आप छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि एमसीक्यूज में देयर आर नो ऑप्शंस, मतलब जितने एमसीक्यूज है वो सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कोई चॉइस वॉइस में छोड़ नहीं सकते, ये एक बात का ध्यान रखना है। बट हाँ एमसीक्यूज है आपके, तो देखो स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यूज अलग अलग केस सिनेरियो में डिवाइडेड होंगे। मैंने बोला था 30 मार्क्स का एमसीक्यू में जो मेजर पार्ट है वो केस सिनेरियो, केस स्टडी वाले एमसीक्यूज में होता है। तो देखो जैसे ही केस सिनेरियो 1 बनाया, पूरा उन्होंने बड़ी कथा लिख दी पूरी, और उससे रिलेटेड 1 2 3 4 4 एमसीक्यूज पूछ लिए, मतलब 8 नंबर का पूरा केस स्टडी हो गया। ऐसी ही फिर दूसरी केस स्टडी बनाई, इसमें भी उन्होंने 4 एमसीक्यू 2-2 नंबर के 8 मार्क्स के पूछ रखे हैं। तो अगेन बड़ा सा कुछ केस स्टडी टाइप बनाई, है ना। वो किसी पर्टिकुलर एज से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है, मिक्स एंड मैच होता है। और फिर उसके अंदर से उन्होंने 4 एमसीक्यूज पूछ लिए, जिसमें आपको सॉल्व वगैरह करके सही आंसर चूज करना है। ऐसी बाकी आपका तीसरा जैसे केस स्टडी आ गया, ये भी 8 नंबर का है, 8-8 नंबर के 3 केस स्टडी देख सकते हो आप। इसमें भी 4 एमसीक्यूज 2-2 नंबर के। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी चेंज कर सकता है इंस्टीट्यूट, वो उनके ऊपर है। बट यहाँ पे भी उन्होंने केस स्टडी पे 4 एमसीक्यूज पूछ लिए, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। और रिमेनिंग जो 6 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आपके, वो कह सकते हो वो जनरल है, ठीक है ना। वो जनरल क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया आपका, ये जनरल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर वैसे 4 ये है, ये एक एमसीक्यू है, ये 5 एक एमसीक्यू है, 6 एक एमसीक्यू है। ये आपका कह सकते हो जनरल एमसीक्यूज के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई केस स्टडी का कोई रेफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आपका एमसीक्यू वाला पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। कुल मिला के इस तरह से कुल आपको 15 एमसीक्यूज आंसर करने होते हैं। और फिर आप पार्ट 2 में आ जाओगे, जो डिस्क्रिप्टिव है या सब्जेक्टिव बोल लो, जो 70 मार्क्स का है। इसमें भी वही जो मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन 1, क्योंकि वो कंपलसरी है। अब इसमें मिक्स एंड मैच है, जैसे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें देखोगे, उसका एक पार्ट ए है, ये 5 नंबर का है, ये उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई एज से पूछ लिया, एज 13 का क्वेश्चन है। फिर एक पार्ट बी है, उससे उन्होंने एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, ये पर्टिकुलर कोई एक एज से है। और फिर एक पार्ट सी है जो 4 नंबर का है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया कोई अलग टॉपिक से। तो 5 5 4 ये टोटल 14 हो गए। तो इस तरह से 14 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पूरा कंप्लीट एक सिंगल क्वेश्चन होगा 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो मैं आपको जैसे बता रहा था उसका क्वेश्चन। तो ये इकलौता क्वेश्चन एक इकलौते चैप्टर से है, पूरे 14 नंबर का। फिर एक अगला क्वेश्चन है, इसमें अलग इन्होंने डिवाइड कर लिया, एक पार्ट ए थोड़ा छोटा क्वेश्चन पूछा 4 नंबर का, और पार्ट बी थोड़ा एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछ लिया पूरे 10 नंबर का। तो इस तरह से हर क्वेश्चन 14-14 नंबर के अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिवाइडेड होंगे। कुछ क्वेश्चन पूरा एक अकेला 14 नंबर का होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो इस तरह से आपकी पूरा जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको काम करना होगा।
ठीक है ना। तो ये चीजें बच्चों क्लियर होनी चाहिए, तभी जब आप पढ़ाई करोगे, मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं बताता रहूंगा देखो ये क्वेश्चन आता है इतने नंबर का, या इस क्वेश्चन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन आए, तो तब आपको जब ऑलरेडी पता होगा कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मेरी बातों को बेहतर वे में समझ पाओगे। इसलिए ये बातें समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो बिफोर मैं अपनी वीडियो को अब एंड करूं बच्चों, बस अब लास्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी स्टडी होगी, जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको जो स्टार्टिंग में भी बोला, आपको एक स्पाइरल रजिस्टर रखना है, ठीक है। तो वो स्कूल वाला बच्चों वाला रजिस्टर नहीं, प्रॉपर एक स्पाइरल रजिस्टर जिसमें आप पूरे बड़े पेज पे अपना पूरा फॉर्मेट बनाने वाला काम सब कर पाओ। इसके अलावा आपको एटलीस्ट 2 कलर के पेन्स रखने हैं, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज मार्क करनी हो, अलग से लिखनी हो, तो वह अलग कलर के पेन से लिख पाओ। फिर आपको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर अपने साथ रखना है, वही कैलकुलेटर जो आप फाउंडेशन में यूज किया करते थे, सेम कैलकुलेटर वही आपको यूज करना है। तो एक कैलकुलेटर जरूर साथ में रखना, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मान लो, तो आप फटाफट कैलसी पे अपना सॉल्व कर पाओ। तो ये चीजें आपको साथ में रखनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। और फिर एक अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखना, जब भी आपके पास फिजिकल स्टडी मटेरियल आ जाए तब आप स्टडी मटेरियल फिजिकल अपने साथ रखना, और जब तक वो ना आए आप अपना सॉफ्ट कॉपी में या फिर प्रिंट आउट रख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। बट यस, स्टडी मटेरियल बेस्ड हमारी क्लासेस होंगी, तो वो आपको साथ में रखना है, क्योंकि बीच बीच में स्टडी मटेरियल से मैं कराऊंगा। हालांकि अलग से भी मैं आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देता रहूंगा जिससे हम अपनी क्लासेस करेंगे, ठीक है। बट स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ जरूर रखना, ठीक है ना। बाकी अपना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट से मेरे साथ आप पढ़ाई करना, तो हमारी सारी पढ़ाई यहाँ पे अच्छे से होती रहेगी। तो आई होप बच्चों आपको इस सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी, इस पेपर के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में डाल देना, आपका डाउट जरूर आंसर हो जाएगा। तो हमारी मुलाकात बहुत जल्दी अगले वीडियो में होगी, हमारे अगले लाइव सेशंस में होगी। बाय बाय, टेक केयर।